थ्रू ब्लड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन इज 100%। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हमें एक ड्रॉप भी इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिट हो गया तो 100% हमारा स्टेटस HIV पॉजिटिव हो जाएगा। जो प्रोफेशनल डोनर्स हैं, HIV ट्रांसमिशन में एक रोल IV ड्रग यूजर्स का बहुत बड़ा होता है। 4-5 नशेबाज लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, ब्लड डोनेशन करके पैसे लेके आते हैं। डोनेशन क्या है, वो बेच करके कहना चाहिए, और नशे की दवाइयाँ इंजेक्शन खरीदते हैं। 4-5 लोग 6 लोग आपस में शेयर करते हैं। उसमें से अगर किसी को भी HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, हेपेटाइटिस B C की भी मैं बात करूँगा, तो वो अगर उनमें से किसी एक को है तो दूसरे को ट्रांसमिट हो जाती है। इस प्रकार कुछ पीरियड ऐसा होता है ब्लड में या HIV ट्रांसमिशन के बाद, जिसको हम विंडो पीरियड कहते हैं। विंडो पीरियड किया है 3 हफ्ते से लेकर के 3 महीने तक का समय होता है, जब मरीज या जब व्यक्ति HIV पॉजिटिव होता है लेकिन वो टेस्ट की पकड़ में नहीं आता। फर्ज कीजिए, उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जैसे आज मुझे एनी हाउ बाई एनी रूल हॉलो बोर्ड नीडल ही मुझको पिक करके HIV पॉजिटिव था वो, और मैं ब्लड बैंकिंग में काम कर रहा हूँ या मेरा LTA काम कर रहा है। आज मुझे HIV वायरस इंटर किया। HIV वायरस इंटर करने के बाद मेरे ब्लड में वायरेनिया होगा, वायरल लोड बहुत बढ़ेगा और मेरा इम्यूनिटी सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। ये टाइम 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक का हो सकता है, लेकिन उस समय मेरा टेस्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि एंटीबॉडी पूर्ण रूप से बन नहीं पाएगी। संभव है जो प्रोफेशनल डोनर है वो विंडो पीरियड में हो, मैंडेटरी तौर पर, कंपल्सरी तौर पर HIV टेस्टिंग की गई, लेकिन वो जांच में पकड़ में नहीं आया, और जिस व्यक्ति को भी वो ब्लड चढ़ गया वो 100% HIV ट्रांसमिशन उसको हो गया। तो प्रोफेशनल डोनर्स फील्ड में ना आए, प्रोफेशनल डोनर्स को बढ़ावा किसी प्रकार से ना मिले, बेसिक उद्देश्य तो ये हो गया कि प्रोफेशनल डोनर ना आए और हमको आवश्यकता अनुसार जब हमें ज़रूरत हो हमें वो सही प्रकार का ब्लड, हेल्दी ब्लड मिले। एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंटल मरीज आया और उसका सिंपल एक हम अगर कैलकुलेशन कर लें, अपने बॉडी वेट को 70 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो हमारा ब्लड वॉल्यूम हो जाता है। यदि मेरा बॉडी वेट 70 है, वो 90 है, मैं 70 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6.3 लीटर यानी 6 लीटर 300 ml ब्लड होगा। इसका 10 से 15% तक रिजर्व रहता है, यानी 6 से 30 ml भी अगर मेरा ब्लड लॉस हो जाए, चाहे मेरा एक्सीडेंट में हो, चाहे मेरा सर्जरी में हो, चाहे मेरा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में हो, तो मुझको ब्लड की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बॉडी फ्लूइड्स उसको मेकअप कर लेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इससे ज़्यादा लॉस होता है ड्यूरिंग सर्जरी या किसी भी कारण से, बशर्ते कि मेरा हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में हो। अगर मेरा हीमोग्लोबिन ऑलरेडी 4-5 ग्राम 6 ग्राम है तो मैं 5% भी ब्लड लॉस बेयर नहीं कर पाऊंगा। ये स्थिति हमारे साथ कब आती है? ये स्थितियां हमारे साथ रोज इनकाउंटर होती हैं जिला महिला चिकित्सालय में। महिला चिकित्सालय में ज़्यादातर सीवियर एनीमिया के लेडी जिनका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम होता है, प्रेग्नेंट लेडीज भर्ती होती हैं और उनमें ब्लड लॉस टॉलरेट करने के सिजेरियन ऑपरेशन करना हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है, वो टॉलरेट नहीं कर पाती और हमें अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। मैक्सिमम ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारा महिला चिकित्सालय में ऐसी लेडीज़ को जाता है। गांव के साथ, गांव के मेंबर्स जो महिलाओं के साथ में आते हैं, वो इवन ब्लड के नाम पर आदमी लोग छुप जाते हैं, औरतें उधर रह जाती हैं और ब्लड देने के नाम पर हाथ पैर खड़े कर देती हैं। एक सोच अभी ये भी है कि चलो दूसरे के घर की लड़की है, कौन से हमारे घर की लड़की है, कुछ हो जाए, डजंट मैटर। एनीवे जो भी हो, अभी अज्ञानतावश अभी इस तरह का हो रहा है और अब ऐसे नियम है
कि अगर रिसेंटली ये आ गया कि प्रतिस्थानी एक्सचेंज में ब्लड भी नहीं लेना, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हमें उसको ब्लड जरूर उपलब्ध कराना है। हालांकि ये प्रैक्टिस हमारी शुरू से ब्लड बैंक में चली आ रही है कि ज़रूरतमंद को प्रतिस्थानी एक्सचेंज में ब्लड मिले या ना मिले, हम ब्लड उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ब्लड हमारे पास ब्लड बैंक में पर्याप्त, इस समय लगभग 200 यूनिट ब्लड है हमारे यहाँ, पर्याप्त रहता है। और मॉरल ग्राउंड पर अगर उसके पास नहीं है एक्सचेंज देने के लिए तो भी हम ब्लड उपलब्ध कराते रहते हैं। सिंपल 400 रुपये चार्ज किए जाते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस, उसकी रसीद दी जाती है उसको। प्रतिस्थानी ब्लड मिले तो बहुत अच्छा है। उसका कारण यह है कि ब्लड एक लाइव स्टॉक है, जिंदा स्टॉक है, इसकी एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है 4 वीक्स। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि कंपोनेंट्स सबको मिलना चाहिए, तो मैं कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा प्रकाश ये डालना चाहूँगा कि जब हमें कंपोनेंट प्रिपेयर करने होते हैं तो हम सिंगल ब्लड बैंक में ब्लड नहीं लेते, ट्रिपल ब्लड बैंक या क्वाड्रुपल ब्लड बैंक होता है। एक पेरेंट ब्लड बैंक होता है, उसके साथ में 2 या 3 बैग अलग से जुड़े रहते हैं क्लोज सिस्टम में, खोल के नहीं। वो इसलिए कि होल ब्लड हमने पेरेंट ब्लड में लिया, फिर उसको यदि हमें प्लेटलेट बनाना है तो हम उसको 20-21 डिग्री रूम टेम्परेचर या 20-21 डिग्री टेम्परेचर पर ही रखेंगे, 4 डिग्री टेम्परेचर फ्रिज में नहीं रखेंगे। और उससे हम उसी समय विदिन आवर्स, विदिन 2-3 आवर्स हम उसको सेपरेट कर लेंगे, आरबीसी अलग बना लेंगे, प्लाज्मा अलग हो जाएगा, प्लेटलेट अलग हो जाएगा। हमारी ये लिमिटेशन होती है कि हमारे पास सिंगल ब्लड बैंक, क्योंकि चीपर और सस्ता पड़ता है, सिंगल ब्लड बैंक ज़्यादातर हमारे यहाँ सप्लाई यूबीसेक से भी होते हैं और हम लोग भी परचेज करते हैं, और क्वाड्रुपल बैग भी खरीदे जाते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से वो भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। सारी होल ब्लड में नुकसान यही है कि हम जब किसी एनीमिक लेडी को होल ब्लड, पूरा ब्लड चढ़ा रहे हैं, हमें तो चाहिए सिर्फ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन, सिर्फ आरबीसी चाहिए, हम अननेसेसरी उसको प्लाज्मा भी ट्रांसमिट कर रहे हैं। प्लाज्मा मरीज को ओवरलोड करेगा, हार्ट को ओवरलोड करेगा, जब तक बॉडी कंपनसेट करेगी तो पीआरबीसी बेटर है। अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है तो पीआरबीसी ही चढ़ाना चाहिए, पेशेंट ओवरलोड भी ना होने पाए। लेकिन अगर मजबूरी है तो होल ब्लड से भी ले। एक और बड़ा क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि फ्रेश ब्लड कभी ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए। फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के नुकसान क्या है और स्टोर्ड ब्लड क्यों ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, मैं थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालूं। जो हमने ब्लड लिया उसको नॉर्मली हम लोग होल ब्लड को 4 डिग्री सेंटीग्रेड में रख लेते हैं, पायलट ट्यूब में करेक्शन के समय ब्लड ले लिया जाता है और उस ब्लड की हम स्क्रीनिंग करते हैं HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, VDRL और मलेरिया के लिए। अगर वो ब्लड बिल्कुल ओके है तब मरीज को, अब 4 डिग्री में जो ब्लड रखा है नियमानुसार फ्रिज से निकालने के बाद उस ब्लड को 4 घंटे के अंदर ट्रांसफ्यूजन हो जाना चाहिए। कारण ये है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ब्लड ऊपर चढ़ा रहेगा। अब यहाँ पर एक टेक्निकल छोटी सी बात आती है सिंपली कि अगर हम ब्लड बैग को उल्टा करके टांग के चढ़ा रहे हैं तो पैर आरबीसी काफी नीचे आ जाएगी, ऊपर प्लाज्मा रह जाएगा। अच्छे समझदार क्लिनिशियन हमारे यही करते हैं कि प्लाज्मा का पोर्शन जब चढ़ने का नंबर आता है तो उसको निकाल देते हैं। तो लगभग अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फ्रेश होल ब्लड जा रहे हैं, WBC भी जा रही है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन है जैसे कि मलेरिया पैरासाइट और VDRL यानी कि सिफिलिस का बैक्टीरिया, अगर वो ब्लड स्टोर किया गया है 48 आवर्स 72 आवर्स, तो ये यदि पैरासाइट या बैक्टीरिया होगा तो ये बिल्कुल मर जाता है, इनफेक्टिव हो जाता है। फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक कारण तो ये है कि फ्रेश ब्लड से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के अधिक हो जाते हैं। स्टोर्ड ब्लड ही लेना चाहिए, लेकिन स्टोर्ड ब्लड में प्लेटलेट बिल्कुल नहीं होंगी। ब्लड अगर प्लेटलेट चढ़ाना है तो प्लेटलेट के लिए हमें 20-21 डिग्री टेम्परेचर पर ही प्लेटलेट सेपरेट करके
एजिटेटर एक मशीन होती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, उसमें हमें प्लेटलेट सेपरेट करके उसमें रखना पड़ेगा। प्लेटलेट की लाइफ भी बड़ी लिमिटेड होती है, 2-3 दिन के अंदर ही हमें मरीज को देना पड़ेगा। अगर यदि नहीं दे पाते तो हमें उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की भी बात थोड़ी सी आई थी। तो जब से मैं यहाँ हूँ जनपद सहारनपुर में 17 अक्टूबर 2014 से, मैंने किसी भी संस्था को हेपेटाइटिस बी टीकाकरण की अनुमति नहीं दी। लेकिन शामली में इंसिडेंस आया, हमारे सहारनपुर जनपद में भी 1-2 जगह के इंसिडेंस आए कि किसी प्राइवेट संस्थाओं को कभी किन्हीं सीएमओज ने परमिशन दी होगी, उन्होंने वैक्सीनेशन किया हेपेटाइटिस बी का और बहुत से लोग हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो गए। कारण वही संस्थाएं थी। तो मेरा आपसे सब अनुरोध है कि कभी किसी इस प्रकार की कोई संस्था कहीं वैक्सीनेशन, जब हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण फ्री ऑफ कॉस्ट और स्किल्ड मैन पावर और क्वालिटी वैक्सीन से जब हमारे यहाँ चलाया जा रहा है, तो इस प्रकार की प्रैक्टिस हमें फील्ड में नहीं होने देना और नहीं करने देना। अपने पैसा बहुत बार मंत्रियों के लेटर भी आ जाते हैं, बड़े बड़े स्टोर से बातें भी आ जाती हैं और हम लोग उनको एक्सप्लेन करते हैं, संस्थाओं से कहते हैं जाओ वही तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से आदेश करा रहा, खूब करो, हमें कोई परेशानी नहीं। खैर एनीवे, मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की आपको। और मुख्य उद्देश्य ये है कि HIV ट्रांसमिशन ना हो और ज़रूरत पड़ने पर हर आदमी को, हर ज़रूरतमंद इंसान को ब्लड मिले। इसके अलावा यदि किसी को इस संबंध में कोई जिज्ञासा हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संबंधित,